बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 दिसंबर 1940 को अमेरिकन नेवी के 5 जहाज़ रूटीन की तरबियत फ़्लाइट के लिए हवा में उड़ते हैं, जिनकी सरबराही स्क्वाड्रन लीडर टेलर कर रहे होते हैं। ये जहाज़ 2 घंटे तक हवा में बग़ैर किसी मुश्किल के प्रवास करते हैं कि अचानक टेलर को महसूस होता है कि उसका कंपास काम करना छोड़ गया है। स्क्वाड्रन लीडर टेलर अपना दूसरा इमरजेंसी कंपास निकाल के चेक करता है तो उसे महसूस होता है कि वो कंपास भी काम करना छोड़ चुका है। इसके बाद उसे बाकी 3 तैयारों से भी ये खबरें मौसूल होती हैं कि उनके सिस्टम में भी कुछ ख़राबी आ चुकी है। इस वक्त ये तैयारे फ्लोरिडा की रियासत से तकरीबन 350 किलोमीटर मशरक़ की जानिब मौजूद थे। बताया जाता है कि जो आखिरी मैसेज रिसीव हुए उसमें स्क्वाड्रन लीडर मशरक़ की जानिब प्रवास जारी रखने का कह रहा था, जबकि उसका क्रू मेंबर और दूसरे लोग जबकि क्रू के दूसरे लोग उसे मगरिब की जानिब सफ़र करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके बाद एक आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड किया गया वो ये था, जो कि स्क्वाड्रन लीडर टेलर की जानिब से था कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे, तमाम जहाज़ एक साथ रहेंगे और हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे निकलने के लिए जब तक हम ज़मीन पर गिर नहीं जाते। इसके बाद ये चारों तैयारे गायब हो जाते हैं और इनका आज तक कोई पता नहीं चलता। इन तैयारों को ढूंढने के लिए एक और तैयारा जिसमें क्रू मेंबर्स की तादाद 13 थी, इनकी तलाश में निकलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो तैयारा भी गायब हो जाता है। इसके बाद उस वक्त की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया, जिसमें इन जहाज़ों की तलाश और इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स की तलाश थी, लेकिन बदकिस्मती से ना ही क्रू मेंबर मिल सका और ना ही कोई जहाज़ का टुकड़ा मिला। आज से 500 साल पहले जब कोलंबस अमेरिका की जानिब सफ़र कर रहा था तो वो बताता है कि उसे समंदर के इस हिस्सा में एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान से ज़मीन की जानिब जाता हुआ दिखाई दिया और ये महसूस होता था कि उस पत्थर में जैसे आग लगी हुई हो। वो बहुत बड़ा रोशन पत्थर समंदर के इस हिस्से में जाके गायब हो गया। 1964 में अमेरिका के एक मैगज़ीन में पहली दफ़ा बरमूडा ट्रायंगल के नाम से एक मज़मून शाया हुआ, जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और इस मज़मून में तकरीबन 100 के करीब जहाज़ों के गुम होने की कहानी को इस तरह तरतीब दिया गया कि जैसे ही कोई सीक्वल हो। लेकिन इस मज़मून के अंदर राइटर ने ये नहीं लिखा कि इन जहाज़ों के गायब होने की वजह क्या थी। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इस कदर मशहूर हुई कि इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत सी फिल्में बनी और बहुत से गाने भी गाए गए। 1918 में अमेरिकन जहाज़ जो कि ब्राज़ील की तरफ सफ़र कर रहा था, इसी जगह जाके गायब हो जाता है, जिसका आज तक कोई पता नहीं। इसके बाद जो एक कहानी और बहुत मशहूर हुई कि लंदन से एक जहाज़ न्यूयॉर्क की जानिब सफ़र कर रहा होता है और उसका कप्तान देखता है कि बरमूडा ट्रायंगल की तरफ से कोई जहाज़ उसकी जानिब बढ़ रहा है। कप्तान उस जहाज़ के करीब जाने का फ़ैसला करता है। जब वो उस जहाज़ के करीब पहुंचता है तो ध्यान ये देखता है कि उस जहाज़ के अंदर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं। कप्तान अपने क्रू के कुछ मेंबर्स को लेकर उस जहाज़ पे पहुंच जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि उस जहाज़ के अंदर हर चीज़ उस जगह मौजूद है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन उस जहाज़ में कोई इंसानी वजूद नहीं है। कप्तान ये फ़ैसला करता है कि इस जहाज़ को भी अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाएगा। अपने कुछ क्रू मेंबर को उस जहाज़ पे छोड़ता है और ख़ुद वापस जहाज़ आके दोबारा न्यूयॉर्क की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। 2 दिन के सफ़र के बाद समंदर में फिर एक तूफ़ान आता है। जब तूफ़ान ख़त्म होता है तो वो देखता है कि दूसरा जहाज़ फिर गायब हो चुका है। कुछ देर तलाश करने के बाद वो जहाज़ नज़र आता है। जब दोबारा कप्तान उस जहाज़ पे पहुंचता है तो किसी भी इंसानी वजूद से वो जहाज़ खाली मिलता है। इस वक्त कप्तान अपने बाकी क्रू मेंबर्स को लेकर और उस जहाज़ को समंदर में छोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क पहुंच के ये सारी कहानी
وہ جہاز کے مالک کو بتا دیتا ہے، جو جہاز کا مالک ایک جرمن کمپنی کو اس جہاز کو فروخت کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان سارے حادثات کی وجہ کیا تھی؟ ان حادثات کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ شروع میں تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ کچھ ایلینز ہیں جو آ کے بسے ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی دوسری باہر کی چیز کو آ کے رہنے نہیں دیتے، اور نہ ہی اپنے اوپر سے کسی ایئر کرافٹ یا اپنے اوپر سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیتے۔ ایک اور تھیوری یہ بھی تھی کہ یہ مقناطیسیت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ایریا کیونکہ ویلکانوز کے قریب ہے، یہاں اس ایریا میں بہت سارے ویلکانوز آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک اور تھیوری یہ بھی تھی کہ میتھین ہائیڈریٹس کی وجہ سے یہ جہاز سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو مجھے بہت قریب لگتی ہے ان سارے واقعات کے رونما ہونے کی، اور وہ ہے فریکوینسی ایلوژن، یعنی انسان جس چیز کے بارے میں بہت سوچتا ہے وہ چیز اسے بہت زیادہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ آپ فلاں ماڈل کی فلاں کلر کی کار خریدیں گے، تو اگلے کچھ دن تک وہ کار اسی ماڈل میں آپ کو بہت سارے جگہوں پہ بہت زیادہ تعداد میں نظر آنا شروع ہو جائے گی، جبکہ ان کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی کہ پہلے موجود تھی۔ ریشنل تھنکرز کا یہ ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں پیش آنے والے حادثات دنیا میں باقی سمندروں میں پائے آنے والے حادثات سے زیادہ نہیں۔ فرق صرف یہ اتنا ہے کہ ان حادثات کو جو کہ برمودا ٹرائی اینگل میں پیش آتے ہیں بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی تشریح بہت عام کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں ایک ملیشین فلائٹ جو کہ سمندر میں کسی جگہ میں غائب ہوئی، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ مسٹری کیا تھی، لیکن ان سمندروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ حال ہی میں WWF کی ایک تحقیق کے مطابق ایک لسٹ شائع کی گئی جس میں دنیا کے 10 سب سے خطرناک سمندروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سمندروں میں برمودا ٹرائی اینگل کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اتنا ہی سیف ہے جتنے کہ باقی سمندر، اور اس میں حادثات کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی کہ باقی سمندروں میں پیش آتی ہے۔ روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں فلائٹس برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرتی ہیں، اور سینکڑوں ہی جہاز کشتیاں برمودا ٹرائی اینگل میں سفر کرتی ہیں۔ کبھی کبھار کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اسے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مرئی قوتیں برمودا ٹرائی اینگل پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، جو انسانوں کو اس ٹرائی اینگل اور سمندر کے اس حصہ سے باہر دھکیلنا چاہتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔